जय हिंद साथियों, एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध वाले टॉपिक में कुछ प्रश्नों से संबंधित उत्तर वाले टॉपिक दिए हुए हैं। तो इन टॉपिकों को अच्छे से आपको तैयार करना है। तो चलो मैं आप लोगों को इन प्रश्नों को बता देता हूँ। पहला प्रश्न जो है वो है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम का गठन कौन करता है? उत्तर लेना है राज्यपाल। दूसरा प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन संबंधी क्या क्या प्रावधान होनी चाहिए? तो जो ग्राम सभा है, एक ग्राम में एक ही ग्राम सभा होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट उपबंध भी होते हैं। जैसे कि एक ग्राम पंचायत में 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव है, तो एक विशिष्ट उपबंध के माध्यम से हर गांव में ग्राम सभा रखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का अतिरिक्त शक्तियाँ एवं कृत्य क्या क्या है? तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं जानना है। जितने भी जैसे सफाई करना, टैक्स वसूली करना, मेला, पशु मेला, ये सब चीज़ लगाना ही अनुसूचित क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र है ना अनुसूचित क्षेत्र, ये सब ग्राम पंचायत के अतिरिक्त शक्तियाँ एवं कृत्य के अंदर आता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, जो चीज़ जानते हो उसको ले लेना है, इसलिए इन टॉपिकों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, सेम टू सेम जनजाति क्षेत्रों में भी वही रहेगा, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे ये चौथा है और ये तीसरा, अनुसूचित क्षेत्र ये अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति वाले, तो दोनों में एक ही प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। पांचवा है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो भैया अनुसूचित जो क्षेत्र है, जैसे कि जनजाति और जाति दोनों क्षेत्र है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से ही क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आरक्षण मिल रहा है वो आधे से कम नहीं होना चाहिए। मान लो 100 लोग हैं, तो 100 है तो 50 तो इनको आरक्षण मिलना ही मिलना है। ठीक है, 50% आरक्षण इनके पास है। अगला देखो, छठवां, अनुसूचित क्षेत्रों में सरपंच अध्यक्ष पद के आरक्षण संबंध में क्या क्या प्रावधान है? तो जो 3 स्तर है, पंचायती स्तर के कितने स्तर? पंचायत के 3 स्तर, एक ग्राम, जनपद और जिला। तो इन तीनों जगहों में ना जो सरपंच पद के लिए है आरक्षण और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण दिया गया है। सातवां है, अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है क्या? बिल्कुल नहीं, अन्य पिछड़ा के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। देखो यहाँ पे है 3/4 स्थानों का आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, लेकिन जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए हो सकता है पर है नहीं। अनुसूचित क्षेत्र के किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति संख्या नहीं है, तो पंच सरपंच पद हेतु प्रावधान है। तो क्या ये हो सकता है? तो देखो, पंच और सरपंच के पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अपवर्जित समाप्त कर दिया जाएगा। है ही नहीं तो भाई न तो वहाँ सरपंच बन सकता है, नहीं पंच बन सकते। जब है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो अनुसूचित क्षेत्र है उसको हटा दिया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे नहीं है, मतलब अनुसूचित जनजाति या जाति क्षेत्र नहीं आएगा। तो यहाँ पे समान या ओबीसी वर्ग ही यहाँ पे राज करेगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखो, यदि अनुसूचित क्षेत्र में जनपद जिला में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि नहीं है तो क्या होगा? सेम टू सेम वही है। अनुसूचित अगर जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो निर्वाचित सदस्यों के भाग तक क्या किया जाएगा? कोई न कोई को एक नाम निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं है तो मतलब समझ जाओ कि वो भरेगा नहीं, लेकिन उन्हीं में से कोई एक क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। 10वां, अनुसूचित क्षेत्रों के जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की शक्तियाँ, ये थोड़ा सा अलग है। अब जिला के पास और जनपद के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं? तो देखो, लघु जलाशयों को योजना बनाना, उन पर स्वामित्व तथा उनका प्रबंधन करना, समस्त सामाजिक क्षेत्रों में उनको आंतरिक संस्थाओं तथा कृत्य कार्यों का नियंत्रण, स्थानीय योजना जनजाति उप योजना के स्रोतों एवं व्ययों पर नियंत्रण, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा कृत्य का पालन करना। इसके बाद देखो, एकदम अलग टाइप की शक्ति है, तो आपको ऐसी पता चल जाएगा कि हाँ इसकी शक्ति अलग है, मतलब इसको इस तरीके से रखना है। अब देख लेते हैं पंचायत की स्थापना। पंचायत की स्थापना त्रिस्तरीय पंचायती राज हमारे छत्तीसगढ़ में तो है। तो एक को हम ग्राम कहते हैं, दूसरे को जनपद जिसको हम विकासखंड भी कहते हैं, और एक है जिला पंचायत, जिला परिषद के नाम से जानते हैं। दूसरा है पंचायतों के कार्यकाल कितने साल का होगा? तो सबका 5 साल का ही रहता है। तीसरा, पंचायतों का कार्यकाल कब से शुरू माना जाता है? कोई जरूरी नहीं है कि कार्यकाल का एक फिक्स डेट हो, लेकिन प्रथम सम्मेलन को पहला कार्यकाल का पहला तिथि माना जाता है। जब बैठक लिया जाता है वही उसका पहला कार्यकाल होता है।
क्या अधिनियम के विधि अनुसार ग्राम पंचायतों को भंग किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ग्राम पंचायतों को भंग किया जा सकता है। लेकिन यही प्रश्न ग्राम सभा से संबंधित हो तो ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होती, ये बात याद रखना, क्योंकि ये निरंतर चलते रहता है। जैसे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। पांचवा है, किसी पंचायत के भंग होने पर उसका निर्वाचन कब किया जाता है? 6 महीने के भीतर। भंग उपरांत उपचुनाव से निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? शेष अवधि के लिए। पंचायत का निगमन क्या है? पंचायत विधिक व्यक्ति के समान है जिनकी अपनी सामान्य मुद्रा होती है। वे अपने नाम से वाद दायर कर सकते हैं अथवा उनके विरुद्ध मामले चलाए जा सकते हैं तथा ये चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने, धारण करने व अंतरित करने का अधिकार रखते हैं। एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हो सकते हैं? 10 से अधिक होगा और 20 से कम। ग्राम पंचायत किससे मिलकर बना है? भाई ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों एवं सरपंचों से मिलकर बना है। पंचायत के किसी वार्ड में पंच का चुनाव नहीं होने पर क्या किया जाता है? 6 महीने के भीतर उसको निर्वाचित किया जाए, मतलब 6 महीने के अंदर उसको वापस भर लिया जाएगा। ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन नहीं हो पाता है तो क्या कार्यवाही होगी? प्रथम बैठक के पंच गण अपने में से एक पंच को चुनेगा। पंचायत द्वारा निर्वाचित सरपंच को नए सरपंच के निर्वाचन तक क्या अधिकार होते हैं? पंचायत के सभी कार्य करने का अधिकार जो एक सामान्य निर्वाचित सरपंच के लिए निर्धारित है। 13वां प्रश्न है, वार्ड में पंच के लिए पंच पद पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के अनुपात पर। अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्डों का आरक्षण के संबंध में क्या प्रावधान? 50% कम होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25% वार्ड आरक्षित किए जा सकते हैं। कलेक्टर द्वारा वार्डों का आरक्षण कैसे किया जाता है? हमेशा लॉटरी निकाल कर, है ना, तो लॉटरी पद्धति होता है और ये बोल रहा है 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए होता है कहला, जबकि वर्तमान में हर पंचवर्षीय में होना चालू हो गया है। लेकिन उत्तर आपको क्या लिखना है? 2 पंचवर्षीय कार्यकाल में ही लेना है। यदि किसी वार्ड में आरक्षित वर्ग को आबादी नहीं है तो भी क्या उस वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सीधा। कोई व्यक्ति कितने वार्ड में चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है? केवल एक व्यक्ति एक वार्ड में चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। उप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार कौन हो सकता है? भाई जो पंच रहेगा वही रहेगा ना। यदि किसी आरक्षित वर्ग के नहीं है तो उप सरपंच कौन हो सकता है? तो यहाँ पे 3 वर्ग बच गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। नवनिर्वाचित सरपंच कब से काम पर उपस्थित माना जाता है? पहली बैठक पर। नए सरपंच को कार्यभार कब मिलता है? फिर से वही प्रश्न आ गया, पहली बैठक में ही मिलेगा। पुराने सरपंच द्वारा कार्यभार नहीं सौंपने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? दोषी पाए जाने पर 6 साल के लिए पंचायत चुनाव वो नहीं लड़ सकता है, लेकिन इस तरीके की अलग से कार्रवाई नहीं कर सकता। 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकता, इसका मतलब क्या है? 2 पंचवर्षीय, मतलब 10 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा। ग्राम पंचायत की पहली बैठक कौन बुलाता है? सचिव बुलाता है। चुनाव के तुरंत बाद ग्राम पंचायत की पहली बैठक कब बुलाई जाती है? प्रकाशन के 30 दिन के भीतर। ग्राम पंचायत में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? सरपंच एवं उप सरपंच के विरुद्ध। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना किस प्रारूप में दी जाती है? निर्धारित प्रारूप में दी जाती है। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना हेतु कितने सदस्यों का दस्तखत जरूरी है? 1/3। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना किसको दी जाती है? सरपंच और उप सरपंच के लिए अनुविभागीय अधिकारी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व विभाग, जैसे RI होता है, तहसीलदार है, और कौन हो सकता है? SDM हो सकता है।
जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए कलेक्टर को दिया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए संचालक, जो पंचायत के संचालन करता होते हैं ना, उसको दिया जाता है। क्या सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु एक ही सूचना दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग ही दिया जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग। अविश्वास प्रस्ताव को सूचना मिलने के कितने दिन बाद समक्ष अधिकारी बैठक बुलाता है? 15 दिन के अंदर। अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? 7 दिन पहले। जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सरपंच और उप सरपंच के विश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी। जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में प्रस्तावक सदस्य के अलावा और कौन कौन बोल सकते हैं? कोई भी इच्छुक सदस्य तथा जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह भी बोल सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में मतदान होने पर पक्ष में कैसे चिन्ह लगाते हैं? पक्ष में सही का चिन्ह लगाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में मतदान होने पर विपक्ष में कैसे चिन्ह लगाते हैं? तो गुणा का चिन्ह। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कितने मत की जरूरत होती है? बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य के 3/4 बहुमत से, जो उस समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की 2/3 से अधिक हो। कहने का मतलब ये है कि 66% उपस्थित रहेगा, 66% के वोट से ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी जो बचा हुआ टॉपिक, अभी और भी है ना, मुझे लगा था सिर्फ इतना ही है। 1 मिनट और थोड़ी है, ठीक है, और भी है, देख लेते हैं एक बार। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? पद ग्रहण करने के 6 महीने बाद और पद समाप्त होने के 6 महीने पहले। बस इसको याद रखना है। सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इसको विधि मान्यता को कितने दिन के भीतर चुनौती दी जाती है? 7 दिन के भीतर कलेक्टर को प्रस्तुत करना पड़ता है। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव की विधि मान्यता को चुनौती कब तक दिया जा सकता है? 10 दिन के भीतर। जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की विधि मान्यता को चुनौती किसके समक्ष दी जाती है? संचालक पंचायत को। जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की विधि मान्यता को चुनौती कितने दिन के भीतर दी जाती है? तो 15 दिन के भीतर। देखो यहाँ पे 10 दिन है, किसी में 15 दिन है, तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि 10 दिन किसके लिए, 7 दिन किसके लिए और 15 दिन के। 7 दिन जो है वो 7 दिन जो दिया है वो पंचायत के लिए, जनपद के 10 और 15 दिन जिला के लिए। इस तरीके से अगर समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। और किसको किसको दिया जा सकता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की विधि मान्यता को चुनौती किसके समक्ष दी जा सकती है? राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया जा सकता है। ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के किन पदाधिकारियों को वापस बुलाया जा सकता है? सरपंच एवं पंच को, क्योंकि उप सरपंच जो है पंच में से ही बना होता है, इसलिए सरपंच और पंच को ही यहाँ पे उत्तर लेना है। सरपंच को वापस बुलाने के लिए सूचना हेतु ग्राम सभा के कितने सदस्य की दस्तखत जरूरी है? 1/3 की जरूरी है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिए सूचना किसको दिया जाता है? अनुविभागीय अधिकारी को। ग्राम सभा के कितने मतों पर सरपंच या पंच अपने पद से वापस हो जाएंगे? यथा स्थिति ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक मत में हो जाएगा। पंच सरपंच जिसके विरुद्ध राइट टू रिकॉल, मतलब वापस बुलाने की प्रक्रिया अगर चल रही है तो कितने दिन के भीतर वो वापस आ जाएगा? तो 7 दिन के भीतर। पंच सरपंच जिसके विरुद्ध राइट टू रिकॉल पास हुआ है, वापस बुलाने को चुनौती किसके समक्ष प्रस्तुत
कर सकता है तो कलेक्टर के प्रति कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।